अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय शेख दानिश, और जिसमें हम एक टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग बेसिक्स का, जिसके लेवल्स इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। और इनिशियल लेवल पर आज लेक्चर 1 है उर्दू में, और इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग से लेकर जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या अकाउंटिंग वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंटेड हुई है और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इमर्ज हुए और वर्ल्ड वाइड कैसे एप्लीकेबल हुए। और ये बहुत ही सिंपल सी अकाउंटिंग है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तकरीबन मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम पैटर्न पे एप्लीकेबल हुई। और इसके जो प्रोसेस है बनने का, वो एक बहुत ही लॉन्ग अरसा है, 1970 से ऑनवर्ड जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी वो वजूद में आई, और उसके बाद फिर जो है वो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आना शुरू हुए आफ्टर द कंसेंसस ऑफ एवरी कंट्री, फाइनेंस मिनिस्टर और वहाँ के जो लॉ मेकर्स थे। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर स्टेप बाय स्टेप बनते चले गए, और नाउ तकरीबन 41 IAS जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। अब नाउ अकाउंटिंग तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर और तकरीबन इम्प्लीमेंटेड है, और वर्ल्ड वाइड भी जो है वो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। और इसमें अब जिस तरह से जिद्दत आनी चाहिए, वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड जो है वो डिफरेंट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो हम अभी इस वक्त जो कवर करने जा रहे हैं, बेसिकली जो सिंपल अकाउंटिंग, जिसकी वजह से एक नॉर्मल आम सा इंसान जो लेमैन है वो कैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग को सीख सकता है मेरे यूट्यूब चैनल से। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसमें डिफरेंट अपडेट्स आएंगी अकाउंटिंग से रिलेटेड भी, टैक्स से रिलेटेड भी, और फ्यूचर में हम इसके अंदर बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स जो वर्ल्ड वाइड भी इम्प्लीमेंटेड हैं उन उन फीचर्स को भी देखेंगे, और इसी तरह से जो अकाउंटिंग के अंदर या लॉज पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड हैं, और स्टॉक एक्सचेंज को भी कवर करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को हम इस यूट्यूब चैनल से कवर करेंगे। तो आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है इस यूट्यूब चैनल से। सो कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन टुडे, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग की बेसिक्स को। सो बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, वो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू बिजनेस। अकाउंटिंग जो बनाई गई है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से एक कोई रिकॉर्डिंग प्रोसीजर होना चाहिए, और वो अगर प्रोसीजर होगा तो एक लॉन्ग अरसे तक वो कंटिन्यू करेगा वो ट्रांजैक्शंस और उसकी रिकॉर्डिंग, और इन फ्यूचर जाके वो यूजेबल फॉर्म में एक यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, जो इसको रिव्यू करते हैं, या ओनर है जिसने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको भी पता लगे कि मैंने कितने असास से आज तक एसेट्स ख़रीद चुका हूँ, कितने मेरी आज की क्या पोजीशन है मेरे एसेट्स की, इसी तरह से कितनी मेरी वाजिबात हैं यानी कि लाइबिलिटीज़ जो मैंने आज किसी को पे करने हैं। इसी तरह से इक्विटी फॉर्म में उसका कैपिटल कितना है कंपनी में इन्वेस्टेड, तो वो भी उसको पता लगता है इसी अकाउंटिंग की मदद से, और इसी अकाउंटिंग की मदद से उसको एक्सपेंसेस का भी पता लगता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है वो, और अकाउंटिंग का भी पता, अकाउंटिंग से इसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी पता लगता है कि उसकी अकाउंटिंग की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वो नुकसान में है या फ़ायदे में है फॉर द सर्टेन पीरियड, एक महीने के लिए, दो एक साल के लिए, या अगर वो लॉन्ग टर्म में दिखता है कि 5 ईयर से मुझे कितना नफ़ा और फ़ायदा हो चुका है, तो या फिर वो लॉस में है, अगेन इट मीन्स कि उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं उसकी सेल से। तो ये जो असेसमेंट है वो कैसे होगी, इसके लिए जो है वो इसको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के लिए एक अकाउंटेंट ऑफिस में रखना होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग का पर्पस है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, रिटेल सेक्टर का हो,
रिटेल में मतलब गारमेंट्स बेचने हैं, उसने सेल करने हैं, या फिर ई कॉमर्स के ऊपर इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर उसको सेल करना है, तो डेफिनेटली उसको वक्त भी उसको उस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना होगा सिस्टम में। कोई भी इन्वेंट्री बाय कर रहा है, कोई भी इन्वेंट्री सेल कर रहा है, या फिर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं या एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सैलरीज की फॉर्म में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रेंट की फॉर्म में बिजनेस का रेंट जा रहा है प्रेमिसेस का, वो भी इसमें कवर होता है। तो और कोई भी कंपनी को सेल हो रही है इन्वेंट्री की, जो उसने बाय करी फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर सेल ऑफ की, तो इसकी पूरी रूटीन ट्रांजेक्शन को हम जो है वो अकाउंटिंग में कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई अकाउंटिंग रिक्वायर फॉर बिजनेस। बेसिकली वही हम जो अभी डिस्कशन कर रहे थे कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए होता है। सेकंड है कैश फ्लो पोजीशन के लिए, और प्रॉफिट और लॉस बिजनेस की नेटवर्थ देखने के लिए। कैश फ्लो पोजीशन यानी कि कितना आया और कितने पैसे आए और कितने पैसे गए बिजनेस से, तो इसकी पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको पता लगेगा कि ये मेरी क्या पोजीशन है, आज की कैश फ्लो पोजीशन क्या, आज सुबह मेरे पास कितने पैसे बैंक में थे, कितने पैसे मेरे फर्दर आज रिसीव होंगे, और कितने मैं जो है वो फर्दर खर्च करके नेट मेरा एंडिंग बैलेंस क्या बचेगा। तो ये बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो कैश फ्लो पोजीशन उसको पता लगती है, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है कि एक मैंने इस महीने में कितना कमाया, कितना सेल की, कितनी एक्सपेंसेस की है। ठीक है, तो इसी तरह से एक ये बात होगी। फिर बिजनेस नेटवर्थ, आज उसके बिजनेस की क्या मालियत है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो मालियत उसकी क्या है, उसकी उसके असासे कितने हैं और उसके वाजिबात कितने हैं, ये दोनों का डिफरेंस जो होता है डेफिनेटली वही नेटवर्थ होता है। जिसको वो आज वो बेचेगा उस बिज़नेस को, तो उसको वो रियलाइजेबल वैल्यू के अमाउंट मिलेगी, यानी कि वो जब एसेट्स होंगे, अगर 1 करोड़ के एसेट्स हैं और उसके वाजिबात हैं 50 लाख के, तो डेफिनेटली रिमेनिंग 50 लाख के उसके जो है वो नेटवर्थ, उसके रिकवरेबल अमाउंट जो है वो उस बिज़नेस से वो 50 लाख की। तो नेटवर्थ जो होती है वो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ होती है, तो इसलिए उसकी 50 लाख की जो है वो नेटवर्थ है। सिमिलरली और अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। बजटिंग करते हैं कि एक आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कुछ करना चाह रहे हैं, कोई 1 महीने का बजट बना लेते हैं, कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन डे वाइज भी बजट बनाती हैं, कुछ कंपनीज जो है वो उसको वीकली बेसिस पे बजट बनाती हैं, कुछ आउटलेट वाइज बजट बनाती है कि इस आउटलेट का हमारा इतना बजट है, या इतनी इस डिपार्टमेंट का हमारा इतने खर्चे का बजट है और इतनी रिसोर्सेज का बजट है। तो ये बजटिंग भी इसी में कवर होती है, अकाउंटिंग इसके लिए भी ज़रूरत है। फिर इसी तरह से जो जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं कंपनी के अंदर, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और या फिर ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो डिफरेंट रॉ मटेरियल आता है और फिर कन्वर्ट होता है और फिर सेल ऑफ होता है। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो जो नुकसान होता है उसको भी प्रिवेंशन के लिए उसे डेफिनेटली अकाउंटिंग की ज़रूरत है। अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो लोग एक्सेल के ऊपर उसको डिफरेंट रिपोर्ट्स देंगे, एक्सेल की टेलर मेड रिपोर्ट्स होंगी, जो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे, और डेफिनेटली वो फिर इतनी ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो किसी एक सिस्टमेटिक वे में नहीं आएगा जब अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम में होने का, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होने का ये फ़ायदा होता है, और जो लोग एंट्रीज़ करते हैं उसकी, उससे अगर वो करेक्ट एंट्रीज़ कर रहे हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो ओनर है उसको ईज़िली आइडेंटिफाई होगा हर वक्त उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, डिपार्टमेंट की, पूरी कंपनी की, किसी डिपार्टमेंट के लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, कि कितने प्रोडक्शन वो दे रहे हैं और कितने स्टाफ वहाँ पर हैं, फिर उन स्टाफ की सैलरीज क्या हैं, उनके पर्क्स क्या हैं, बोनसेस क्या हैं, एनुअल उसको क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं बिजनेस के। तो ये वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर इसी तरह से जो ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली ट्रेडिंग करने में, ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कोई भी इन्वेंट्री परचेज करते हैं मार्केट से और उसको एज इट इज़ फॉर्म में आगे सेल ऑफ कर देते हैं, तो ये इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। तो इस ट्रेडिंग के अंदर भी ज़ाहिर है डेफिनेटली लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है या वेयर हाउसिंग कॉस्ट आती है, कुछ उसको रखने के लिए, उस इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके भी लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह से ये जो सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं ना, कि जो मैनेजर्स या वहाँ के लोअर स्टाफ होता है, कोई भी किसी वक्त भी इन्वॉल्व हो सकता है प्रिवेंट, तो इस फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है।
वो कैसे, वही रिकॉर्डिंग के थ्रू। और उस रिकॉर्डिंग के बाद भी रिपोर्टिंग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस हर हायरार्की बनी हुई होती है कंपनी के अंदर। एक मतलब सीएफओ है, सीएफओ के नीचे सीनियर मैनेजर होते हैं, फिर सीनियर मैनेजर फाइनेंस के अंडर में जो है वो अकाउंटेंट होते हैं। फिर इसी तरह से इस परचेज़ में जाएँ तो परचेज़ का इंचार्ज होता है, परचेजिंग मैनेजर होता है, उसके अंडर में जो है वो असिस्टेंट होते हैं जो परचेज ऑर्डर जनरेट कर रहे होते हैं। अगर मार्केटिंग या सेल्स साइड पे बात करें तो मार्केटिंग का एक सेल्स का मैनेजर होगा। फिर उसके अंडर में स्टाफ होगा जो सेल ऑर्डर मार्केट से पकड़ के लेकर आ रहा होगा कि ये इस कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की, तो हम कंपनी में वो मैन्युफैक्चर करें और फिर वो उसको सेल ऑफ करें। तो ये उन सेल सेल की जो टीम होती है वो ये सेल ऑर्डर जनरेट कर रही होती है। तो हर इसी तरह से फिर कलेक्शन एजेंट भी कंपनी के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनको रिसीवेबल्स की कलेक्शन पे लगाया जाता है, तो वो सेल्स की कलेक्शन। तो डेफिनेटली ये सारा जो फाइनेंशियल गेम है इस पूरी बिजनेस का, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक बहुत ही प्रोफेशनल ईआरपी कंपनी में इम्प्लीमेंटेड हो। दूसरा, जो वहाँ का स्टाफ है वो भी लिटरेट हो, लिटरेट भी हो, और उनकी जो है वो ऑनेस्टी उनके काम से पता लगनी चाहिए, सिर्फ ऑनेस्टी बातों से नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बात है कि इस इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, इन सारे एस्पेक्ट्स को, फ्रॉड को कवर करने के लिए कुछ हद तक कवरेज जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू मिलती है, और बाकी जो है वो लॉयल लोग, वो लॉयल एम्प्लॉयज़ जो है वो रखे जाते हैं जो कंपनी से डील करते हैं तरीके से और ओवरऑल कंपनी को लेके चलते हैं, कभी डिसऑनेस्टी नहीं करते। और डेफिनेटली जो डिसऑनेस्टी करता है वो फ्यूचर में या तो पकड़ा जाता है, और अगर नहीं यहाँ इस दुनिया में पकड़ा गया तो डेफिनेटली आखिरत में इसकी पकड़ होती है। तो ये डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड के लिए भी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। और ये सारे जो अकाउंटिंग है बेसिकली रिक्वायरमेंट बिजनेसमैन की होनी चाहिए। अगर बिजनेसमैन की अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वही बात है जो मैंने ये सारी बातें की, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं होगा तो एरर के चांसेस हैं, फ्रॉड के चांसेस हैं। ठीक है, मैं अब बात करता हूँ कि कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होता है। कंपनी के हर कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है अकाउंटिंग का, वो 5 पिलर्स पे खड़ा होता है। ये पूरी दुनिया की अकाउंटिंग अगर हम देखें, पूरी दुनिया की अकाउंटिंग इन 5 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करती है, जिसमें नंबर 1 है एसेट्स, जिसके अंदर नंबर 2 है लाइबिलिटीज़, जिसके अंदर नंबर 3 है इक्विटी, नंबर 4 है सेल्स, एंड नंबर 5 है एक्सपेंसेस। तो ये सारे 5 पिलर्स जो हैं ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेम पैटर्न पे इम्प्लीमेंटेड हैं, उनके रूल्स भी सेम हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड करें। तो ये अगर आप जो भी अकाउंटेंट है अगर उसको इस रूल को मेमोराइज कर लेता है और इसको प्रॉपर्ली डेबिट क्रेडिट करता है, इसकी ट्रांजेक्शन पोस्ट करता है, तो उसके लिए कोई भी किसी भी कंट्री में काम करने के अंदर कोई हर्डल नहीं है। वो एशिया में भी, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, दुबई जाके या सऊदीया जाके भी परफॉर्म कर ले अकाउंटिंग को, या फिर जो है यूरोप में या अमेरिका में, ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम एप्लीकेबल है। अब इसमें मैंने बताया जैसे 5 पिलर्स हैं अकाउंटिंग के, तो इस 5 पिलर्स को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो बैलेंस शीट आइटम, ये मैं नहीं एक्चुअली, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफाइन हुई हैं कि किस तरह से बाइफर्केशन और डिफरेंशिएशन करनी है एक अकाउंट, पूरे अकाउंट्स को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, और बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सिस्टम में मेंटेन हो रही है। तो ये पूरी अकाउंटिंग जो है इन 5 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करती है, जिसमें एक है बैलेंस शीट आइटम और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड आइटम्स। तो बैलेंस शीट आइटम के अंदर जैसे मैंने बताया फर्स्ट 3 हैं, 1, 2 एंड 3, ये स्टार्टिंग कोड्स होते हैं इनके एसेट्स के। जो जब भी एसेट्स सिस्टम में रिकॉर्ड होगा उसका स्टार्टिंग कोड होगा 1। तो इससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एसेट का कोड है, और कहीं से भी वो लेजर हमें आइडेंटिफाई हो या कोई भी अकाउंट प्रिंट आउट फॉर्म में हमें मिले तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो कोड है डेफिनेटली एसेट का कोड है। तो ये स्टार्टिंग कोड होता है एसेट्स का 1। अब मैं बताऊंगा कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, इक्विटी, सेल्स एंड एक्सपेंसेस की फर्दर डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फॉर दिस पॉइंट, फॉर दिस स्लाइड आई एम मैंशनिंग यू कि बैलेंस शीट आइटम जो होते हैं वो एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी होते हैं। इसी तरह से जो सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड आइटम होते हैं वो सेल्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ
कि एक दुकान जो होती है नॉर्मल सी एक आपके आसपास जो दुकान होती है, वो भी बेसिकली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना रही होती है अपनी शॉप का। वो किस तरह से कि वो एक महीने के अंदर उसने जो भी सेल्स की, इन्वेंट्री की, वो उसमें सेल्स में आ रही होंगी, सेल्स लेजर में आ रही होंगी कि उसने डिफरेंट डिफरेंट आइटम सेल किए होंगे, उसको जिस जिस प्राइस पे सेल किया तो उस तरह से सेल्स रेवेन्यू बन रहा होगा। फिर इसी तरह से उसने बहुत सारे खर्चे किए होंगे उन सेल्स उन यूनिट्स को, इन्वेंट्री को एक्वायर करने के लिए सिस्टम में हमारे अपने शॉप के पास। तो जो भी एक्सपेंसेस किए, उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, उसने यूटिलिटीज़ दी, उसने क्लीनिंग की, उसने स्टाफ रखा, उसने वेयर हाउस मेंटेन किया, या फिर उसने जो है वो गार्ड अपनी प्रेमिसेस के बाहर रखा। तो ये सारे एक्सपेंसेस को जब अब वो अपनी सेल्स से माइनस करेगा तो डेफिनेटली या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, अगर वो एक महीने के ऊपर या एक वीक के ऊपर कैलकुलेट करता है या एक साल के ऊपर। तो ये टेन्योर को वो डिफाइन हो सकता है, कभी कोई भी किसी वक्त भी कर सकता है कि जो ये डिपेंड्स करता है रिक्वायरमेंट पे, जो बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है। अगर मंथली बेसिस पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो मंथली बेसिस बनाए, वीकली बेसिस पे बना सकता है और ईयरली बेसिस पे भी। तो बेसिकली ये जो सेल्स एंड एक्सपेंसेस का डिफरेंस होगा, यानी कि जो माइनस माइनस करने को सेल्स माइनस एक्सपेंसेस होंगे, वो कहलाते हैं या तो प्रॉफिट आएगा उस पीरियड का या फिर लॉस आएगा। अब इन लॉस इससे लॉस को बेसिकली ये जाता कहाँ है, ये लॉस अब कंपनी के अंदर तो एक लॉन्ग अरसे तक सिस्टम में अकाउंटिंग चल रही है। तो ये इस लॉस या प्रॉफिट को एक साल के एंड के ऊपर, यानी कि जून जुलाई से जून का अगर एक साल है, तो उस जुलाई, अगर अकाउंटिंग पीरियड जुलाई से जून का है, तो जून 30 जून 30 जून को ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है इक्विटी साइड पर, यानी कि थर्ड जो मैंने बताया है कोड। और फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए यही सेल्स के लेजर्स जो होते हैं, क्योंकि लोकल सेल्स के लेजर होते हैं और एक्सपोर्ट सेल्स के लेजर होते हैं, तो अगले साल के लिए अगली परफॉर्मेंस, तो अगले साल के लिए अगली जब परफॉर्मेंस होगी तो डेफिनेटली इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाना चाहिए ज़ीरो। तो ये वजह है कि इन सेल्स और एक्सपेंसेस के जो कोड्स हैं ये क्लोजिंग ईयर के ऊपर ज़ीरो हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल होकर ज़ीरो अकाउंट से जो है ना वो शुरू होते हैं, फिर अगले साल की फिर नए सिरे से सेल्स की वैल्यूज़ आनी शुरू होती हैं लेजर में। बहरहाल लेकिन बैलेंस शीट जो आइटम्स होते हैं ये कैरी फॉरवर्ड चलते हैं टिल द कंपनी जब तक एग्जिस्ट करती है। और इस तरह से जो एसेट्स होते हैं वो फर्स्ट एक्वायर किए जाते हैं, और फिर उसी तरह से जैसे जैसे एसेट्स एक्वायर करते हैं फिर उसके बाद लाइबिलिटी लाइबिलिटी बनना शुरू होती है। ज़ाहिर है एसेट्स एक्वायर करेंगे तो वाजिबात भी बनेंगे, लाइबिलिटीज़ भी बनेंगी किसी वेंडर की, फिर वो लाइबिलिटी आप डिफरेंट फॉर्म में, पार्शियल फॉर्म में भी और लमसम फॉर्म में भी पे कर रहे होते हैं। कंपनी कभी एसेट्स के पेमेंट जो है वो अगर बैंक से फाइनेंस किया हुआ है तो बैंक को पेमेंट कर रहे होंगे, और अगर एसेट्स कैश में परचेज़ किया है किसी वेंडर से, व्हीकल परचेज़ कर लिया है, कोई लैंड परचेज़ कर ली या फिर कोई फर्नीचर परचेज़ कर लिया, तो ये अगर कैश की फॉर्म में है तो एज इट इज़ उसी वक्त ही कैश आउट होगा और वो एसेट्स एक्वायर हो जाएगा। और जो बैलेंस शीट में तीसरा आइटम है इक्विटी का, ये बेसिकली मैंने बताया ना एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, वही नेटवर्थ की बात जो की थी इससे पहले, कि एक कंपनी की जो अगर फाइनेंशियल हेल्थ को देखा जाए तो उससे पता लगता है कि उसकी नेटवर्थ पोजीशन क्या है। वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ उसकी नेटवर्थ है, यानी कि आज उसको सेल ऑफ करता है मार्केट में तो उसके एसेट्स की जो मालियत है और जो उसको पे करने हैं लोगों को पैसे, तो ये दोनों अगर सम अप करके माइनस कर दें तो हमें नेटवर्थ पता लग जाती है। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का कि 5 हेड्स में वो डिवाइड होते हैं। कंपनी बनती है, कंपनी फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर उसके अंदर डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स खोले जाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स वही एक सब मेन हेड्स खोले जाते हैं, एसेट लाइबिलिटीज इक्विटी सेल्स एंड एक्सपेंसेस के। फिर इसी एसेट्स के अंदर फर्दर ब्रेकअप होता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का। फिर उसी ब्रेकअप के बाद सब्सिडरी लेजर्स खोले जाते हैं, तो वो हम फ्यूचर स्लाइड में इसको कवर करेंगे। तो बेसिकली कंपनी पहले फॉर्मेशन होती है सॉफ्टवेयर में, फिर उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट होता है, फिर उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जब एंट्री होनी शुरू होती है, जो लेजर्स होते हैं उनमें एंट्रीज होंगी, तो उसमें कोई ना कोई बैलेंसेस की ट्रांजेक्शन जब भी पोस्ट होंगी तो उसमें बैलेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। तो इनिशियल जो सबसे पहली एंट्री होती है वो वही बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट ही होती है, या कैश डेबिट और कैपिटल। कभी भी बिजनेसमैन जब स्टार्ट करता है बिजनेस तो पहली एंट्री होती है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, वो यानी कि डेफिनेटली कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में और कैपिटल की इंजेक्शन कर रहा है। फिर उस कैश को यूटिलाइज़ करता है या बैंक बैलेंस को यूटिलाइज़ करता है
फॉर परचेजिंग द एसेट, फॉर इनकरिंग सम एक्सपेंसेस, और ये सब, या इन्वेंट्री एक्वायर करने के लिए, अगर ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री एक्वायर करता है तो उस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर वो इन्वेंट्री एक्वायर करके फिर उसको जब सेल करता है तो फिर उसके पास पैसे आते हैं, तो यही बैंक जो माइनस हुआ हुआ होता है या कैश जो माइनस हो चुका होता है उस बैलेंस लेजर में, वो दोबारा से सेल्स के पैसे आने से वो दोबारा से अप हो जाता है। तो ये बेसिक सी एक ओवरव्यू है, और इसी बैलेंस शीट को जो है वो एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। दो साइड्स होती है ना बैलेंस शीट की, एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे बैलेंस शीट के एसेट्स सारे लिखे जाते हैं और राइट साइड के ऊपर लाइबिलिटीज़, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है इक्विटी का। इसका जो बैलेंस शीट का जो फुटिंग बैलेंस होता है बैलेंस शीट यानी कि डेबिट एसेट्स का, और क्रेडिट में जो साइड जो लाइबिलिटी और इक्विटी का दोनों मिला के, ये दोनों हर वक्त मैच करना चाहिए। तो अगर ये मैच होंगे तो इट मीन्स के करेक्ट एंट्रीज की हैं, करेक्ट अकाउंटिंग की है, और इस तरह से जो है वो बैलेंस शीट जो है वो रिपोर्ट होती है डायरेक्टर्स को भी, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को भी इसी फॉर्म में भी लिस्ट रिपोर्ट होती है। और इसी तरह से अगर कोई अथॉरिटीज़ को जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी जो रिपोर्ट करना होता है तो यही बैलेंस शीट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट की जाती है उनको। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होती है, इक्विटी होती है। इनकी अपनी डेफिनेशन क्या है? एसेट्स होते क्या हैं? एसेट्स होते हैं जो आर रिसोर्स विद द इकोनॉमिक वैल्यू दैट अ पर्सन कंपनी ओन्स और कंट्रोल विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स एंड कैश फ्लोज। एसेट्स वही होते हैं जो असासे होते हैं जब हम परचेज करते हैं कोई भी व्हीकल, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग, या फर्नीचर फिक्चर्स, या फिर कंपनी की टेंजिबल फॉर्म में भी और इनटेंजिबल फॉर्म में भी। एसेट्स दो तरह के होते हैं ना, तो टेंजिबल फॉर्म में हम अगर हम बात करें तो व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, कोई एसी इंस्टॉल हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर फर्नीचर फिक्चर है, या फिर टेक्सटाइल है तो सिलाई मशीनें आ रही हैं, और अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री है, एफएमसीजी बेस्ड है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट आ रहा है। तो इस तरह से ये डिपेंड्स करता है कि किस तरह के एसेट्स उस कंपनी के बिजनेस से बिलोंग करते हैं। जो एसेट्स भी अक्वायर की जाती हैं या परचेज की जाती हैं तो वो एसेट्स में क्लासीफाई होते हैं। एसेट्स में यानी कि उर्दू में इसको बोलते हैं असासे। तो ये सारे कंपनी के असासे होते हैं, और इसकी जो बेसिकली है कि ये फ्यूचर बेनिफिट्स कंपनी को देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल से ज़्यादा। तो ये रिसोर्स, इसमें 1 साल से ज़्यादा भी एसेट्स हो सकते हैं, 1 साल से कम भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम फर्दर इसके फर्दर टाइप्स से बात करेंगे कि एसेट्स दो तरह के होते हैं, कि करंट एसेट्स भी और नॉन करंट एसेट्स भी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे कि क्या होते हैं एसेट्स। इसी तरह से ये नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी इज़ द अमाउंट और समथिंग दैट अ पर्सन और कंपनी ओज टू अदर एंड ऑब्लिगेशन टू पे। लाइबिलिटी वही वाजिबात की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी एसेट्स आप एक्वायर करते हैं, किसी से ख़रीदते हैं, तो उसके डेफिनेटली आपको उन पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन क्रेडिट फॉर्म में आपको उसको करनी पड़ती है। तो कैश में कर देंगे तो लाइबिलिटी ही नहीं है फिर तो। अगर एसेट्स एक्वायर किया मैंने आज के दिन, और आज के दिन मैंने हैंड टू हैंड कैश पेमेंट कर दी उस वेंडर को, तो फिर तो लाइबिलिटी नहीं है मेरी। लेकिन अगर मैं उसको डेफर करता हूँ उस पेमेंट को फॉर लॉन्गर पीरियड, फॉर 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद में अगर उसकी लाइबिलिटी को पे करता हूँ, तो उस एसेट्स की जो अमाउंट है, तो डेफिनेटली ये जो है वो पेबल है कंपनी के लिए। और ये पेबल जो कंपनी के लिए है, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे कंपनी की तो उस पर डेफिनेटली हेल्थ एसेट्स तो आ रहे होंगे लेकिन लाइबिलिटीज भी साथ साथ आ रही होंगी। अगर लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई तो इट मीन्स कि ये पूरा एसेट्स जो है, कंप्लीट एसेट्स जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी में आ गया, और वो कंपनी एज अ ओनरशिप ले लेगी उसकी, और अपने एसेट्स में डिफाइन कर रहे होंगे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। तो लाइबिलिटीज़ इन द फॉर्म, लाइबिलिटीज़ हर तरह की हो सकती हैं। लाइबिलिटीज़ किसी एसेट के अगेंस्ट भी, एसेट के अपोजिशन के लिए अगेंस्ट भी हो सकती हैं, या फिर कंपनी ने अगर सैलरीज नहीं दी हैं कंपनी ने अपने स्टाफ को 30 तारीख को, तो उसने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिए हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ उसको, सैलरी पेबल जो है वो उसको नेक्स्ट मंथ में जाके या 1 महीने बाद जाके पेमेंट करेंगे।
तो ये भी पेबल्स हैं। इसी तरह से अगर कंपनी ने कोई फाइनेंसिंग ली हुई है, फाइनेंसिंग यानी कि लोन लिया हुआ है कंपनी बैंक से, तो या किसी और थर्ड पार्टी से बैंक से थर्ड पार्टी से लोन लिया है, तो ये लोन भी एज अ लाइबिलिटी ही है कंपनी के ऊपर, लोन पेबल है, तो ये भी क्लासिफाई होता है लाइबिलिटी में। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, जो करंट और नॉन करंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों नॉन करंट और नॉन करंट होती हैं। तो बेसिकली लाइबिलिटी जो है वो जो है, लाइबिलिटी का असल मकसद रिपोर्ट करने का यही है कि आपको हर टाइम पर पता हो कि कंपनी की लाइबिलिटी पोजीशन यानी कि वाजिबात कितने हैं, वेंडर्स को कितने हैं, अगर वो यूटिलिटीज़ की फॉर्म में है तो वो कितने हैं, अगर गवर्नमेंट को देने हैं तो वो कितने हैं, टैक्स ड्यू टू गवर्नमेंट कितने हैं। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारे फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे लाइबिलिटी। इसी तरह से इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द वैल्यू दैट वुड बी रिटर्न टू द कंपनी शेयर होल्डर्स एंड ऑल इफ ऑल द एसेट्स वर लिक्विडेटेड एंड ऑल द कंपनी डेट्स वर पेड ऑफ। इक्विटी इज द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ये मैंने बताया ना, बैलेंस शीट आइटम के अंदर दो, जब हमें जो एसेट्स की अगर हमें पता लग जाए और लाइबिलिटीज़ की हमारी पोजीशन पता हो, तो डेफिनेटली हम नेटवर्थ की पोजीशन उसी तरह से इजीली निकाल सकते हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। और जो इक्विटी होती है बेसिकली ये शेयर होल्डर्स का सरमाया होता है। एसेट्स की एसेट्स का जो उर्दू मीनिंग है वो है असासे, और इक्विटी जो होता है वो सरमाया। सरमाया यानी कि ओवरऑल आपका क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, एक इस बिजनेस स्ट्रक्चर की एक फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी की। तो उसमें उसके अगर वो आज उसको बेचते हैं, उस कंपनी के सारे एसेट्स को और सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं, तो आज शेयर होल्डर्स को जो जिन्होंने पैसे लगाए हैं उस कंपनी के अंदर, उनको कितने पैसे रिटर्न बैक होंगे कंपनी से, ये बेसिकली इक्विटी है। तो ये जो इक्विटी है, अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो लिस्टेड कंपनी में होते हैं, वो शेयर्स लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, और वो शेयर्स होल्डर्स कहलाते हैं। और उसकी डिफरेंट सालाना मीटिंग होती हैं जिसमें वो जाके अपनी उन मीटिंग्स के अंदर अटेंड करके अपनी जो गुजारिशात होती हैं और सजेशंस होती हैं वो पुट फॉरवर्ड करते हैं डायरेक्टर्स को, और इस तरह से शेयर होल्डर्स की वो फिर एक पूरी लाइन है, और पूरी स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग फिर डिबेट करेंगे। तो ये बेसिकली जो है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स की फॉर्म में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो इक्विटी में मेंशन होती है कि उन्होंने कितना पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ है। एक आम बिजनेसमैन ने बेसिकली कैपिटल लगाया होता है कंपनी के अंदर या अपनी जो भी फर्म में, तो वो कैपिटल भी यहीं डिफाइन होता है इक्विटी सेक्शन में। तो हमने बैलेंस शीट के 3 हेड्स पढ़ लिए, 1 2 3, जिसमें 1 एसेट्स, 2 लायबिलिटी एंड 3 इक्विटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड आइटम्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड आइटम्स आर नंबर 4, एज आई सेड कि 4 सेल्स होता है और 5 एक्सपेंसेस। तो सेल्स मनी, अब हम सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं कि सेल्स रेवेन्यू होता क्या है। कोई भी कंपनी ज़ाहिर है जब भी अक्वायर करती है इन्वेंट्री को ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो उसको उस इन्वेंट्री को बेचना भी होता है। और जब वो सेल करती है मार्केट में किसी भी कस्टमर को, तो उसके डिफरेंट क्वांटिटी में वो सेल करेगी उसको, और उसको एक प्राइस चार्ज करेगी जो कि परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है और कॉस्ट प्राइस से कम भी होता है। अगर उसको लॉस बेयर करना है तो डेफिनेटली वो लॉस बेयर करके भी माल बेचेगा, क्योंकि उसकी पेरिशेबल आइटम है। अगर प्रोडक्ट डिपेंड करता है ना उसकी पेरिशेबल प्रोडक्ट है या नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है। पेरिशेबल प्रोडक्ट वो होती हैं जो विद इन अ सर्टेन पीरियड, एक हफ्ता या दिन में, या ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक दिन में दूध वगैरह उस तरह से ख़राब हो जाते हैं, या कुछ पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो कि एक हफ्ते में, वीक में, या जो उनकी शेल्फ लाइफ होती है उसके हिसाब से वो ज़ाया हो जाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो उन जो सेल्स रेवेन्यू ये कहते हैं कि उन क्वांटिटी को जो हम सेल करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री उसकी क्वांटिटी को उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेल रेवेन्यू होगा जो कि हमें उस कस्टमर से रिसीव करना होगा इन द फॉर्म ऑफ चेक या कैश। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्रेडिट टर्म अपने कस्टमर से तय किए हैं कि सेल्स जो है वो उधार पर हैं या फिर वो कैश पर हैं। तो सेल्स रेवेन्यू की अगर हम डेफिनेशन जो भी इसकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफ़ाइन हुए हैं
उसके बारे में सेल्स रेवेन्यू के, वो हम पढ़ते हैं कि सेल मनी रिसीव फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, सेल प्राइस यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। एंड थर्ड है सेल्स रेवेन्यू को क्या कैटेगराइज, किस तरह से कैटेगराइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सेल्स रेवेन्यू को या सेल्स जो होते हैं वो लोकल कस्टमर को भी हम करते हैं, और इसी तरह से कुछ कंपनीज एक्सपोर्ट सेल्स भी करती हैं, जो अपने कंट्री से बाहर जो सेल करते हैं उसको एक्सपोर्ट सेल्स कहलाती हैं। जो कंट्री के विद इन प्रेमिसेस होती हैं या विद इन कंट्री के जो बिटवीन द प्रोविंस और बिटवीन द सिटीज़ ट्रेड होती है उसको लोकल सेल्स कहते हैं या लोकल कंट्री सेल। और थर्ड है स्क्रैप सेल, जो कंपनी का बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है या कट पार्ट्स होते हैं गारमेंट्स के, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिफरेंट वेस्ट निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो उन स्क्रैप सेल्स भी इसमें आ सकते हैं सेल रेवेन्यू में, ये भी इसकी एक कैटेगरी भी बन सकती है। इसी तरह से सर्विस अगर कंपनी कोई प्रोवाइड कर रही है तो वो सर्विस रेवेन्यू भी आ सकता है इसी सेल्स वाले सेक्शन के अंदर। तो सेल्स के मल्टीपल टाइप की सेल होती है, लेकिन ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो ये दो तरह से होती हैं, या तो सप्लाईज होंगी या सर्विसेज होंगी। ठीक है, तो ये सेल्स रेवेन्यू के अंदर डिफाइन होता है वर्ल्ड वाइड, सारी जगह जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसकी रिपोर्टिंग लाइन में यही सप्लाई इन्वेंट्री बेस्ड सेल्स होती हैं और सर्विस रेवेन्यू बेस्ड सेल्स होती हैं। ये हमने अब बात कर ली सेल्स की। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं फिफ्थ पिलर ऑफ अकाउंटिंग, जो कि है एक्सपेंस। एंड ये प्रॉफिट, वही मैं बात कर रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब हमने सेल्स को कवर कर लिया तो एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, कंपनी का जो खर्चा होता है उसे बेसिकली एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब एक्सपेंसेस जो कंपनी इनकर कर रही होती है वो कैश की फॉर्म में भी खर्चे कर रही होती है, पेटी कैश की फॉर्म में भी डेली रूटीन के एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी पेमेंट डेफर हो जाती है, यानी कि वो खर्चे तो आज कर रहे हैं लेकिन उसकी पेमेंट बात कर रहे हैं। लाइक एसी की रिपेयर मेंटेनेंस है, जो कि कंपनी विद इन अ डे किसी को भी बाहर से एक्वायर करके एसी टेक्नीशियन को लेकर आते हैं, एसी रिपेयर करवाए और फिर उसकी पेमेंट फ्यूचर डेट में जाके उसको पेमेंट करेंगे, तो वो ज़ाहिर है डेफिनेटली रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और पेबल क्रेडिट हो जाता है जो भी वेंडर है उसका। ये बेसिक सी एंट्री होती है एक्सपेंस की। इसी तरह से कंपनीज़ के अंदर अगर सैलरीज दी जा रही हैं महीने के अंदर, तो उन सैलरीज़ के अंदर भी मंथ एंड के ऊपर जो रिकॉर्डिंग होगी कि उस महीने की टोटल सैलरीज कितनी उस स्टाफ की बनी, चाहे वो वर्कर्स की हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की हैं, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ की हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो चला रहे हैं उनकी सैलरीज हैं, या गार्ड जो हैं उस कंपनी के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब की जो एक्सपेंसेस हैं ये सब अगर कंपनी के उस महीने के एंड पे जब कैलकुलेशन होती है पेरोल की, स्टाफ के पेरोल की, तो उसकी एक एंट्री पास होती है कि स्टाफ सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड स्टाफ सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट। एक तो एक्सपेंस के पोर्शन में चला गया, दूसरा लायबिलिटी की फॉर्म में बैलेंस शीट आइटम बन गया। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या रूल्स होते हैं कि इसमें कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं, तो ये भी हम अब इस नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। तो आपने ये चीज़ 5 मेमोराइज करनी है कि 1 2 3 4 5 वाली अकाउंटिंग जो वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंटेड है। जब ये 1 2 3 4 5 आपके फिंगर टिप्स पे आ गया तो अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की बेसिस क्या होती हैं, कि हम किस तरह की अकाउंटिंग करना चाहते हैं। हम अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करना चाहते हैं या हम अक्रूवल बेसिस पे करना चाहते हैं। अच्छा, आजकल तो जो राइज है प्रिवेलिंग जो ऑल ओवर द कंट्रीज और सब जगह, तो वो एक्रूवल बेसिस ही अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिंपली इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का डिफरेंस निकाला जाता है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ, रेवेन्यू कितने आए। रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू एंड इसकी बेसिक डेफिनेशन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड एट द टाइम कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट। रेवेन्यू जब रिसीव होगा यानी कि सेल्स जब रिसीव होंगी तब रिकॉर्डिंग आएगी सिस्टम में, और एक्सपेंसेस जब खर्चा होगा एक्चुअल फॉर्म में यानी कि कैश देंगे तो जाके उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो इस फॉर्मेट को जो कहते हैं वो कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जब भी रियल कैश रियल आउटफ्लो होगा कंपनी से
उस वक्त रिकॉर्डिंग होगी अकाउंटिंग सिस्टम में। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक देसी तरीका है रिकॉर्डिंग करने का, और इसमें बेसिकली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ही कहलाएगी। इसको कोई प्रॉपर एक अकाउंटिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी हम एक्सपेंस हेड्स को जो कवर नहीं किया वो मैं बताऊंगा आपको कि कैश बेसिस में सिंपली जो पैसे आए वो रिकॉर्ड कर लिए सिस्टम में, और जो पैसे कंपनी से बाहर चले गए, किसी इन द फॉर्म ऑफ चेक चले गए, कैश चले गए, वॉट जैसे ही आउटफ्लो हुआ हमारे अकाउंट से, हमने उसकी उस वक्त रिकॉर्डिंग की आउटफ्लो की बेसिस पे ना। अच्छा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि रिकॉर्ड इनकम एट द टाइम द रेवेन्यू इज अर्न रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव। ये सेल की बात होगी कि सेल जब भी करेंगे, उस सेल रेवेन्यू जब भी अर्न होगा, तो अर्न हमने इस महीने किया, लेकिन उसके अगर पैसे 2 महीने बाद आ रहे हैं तो हम उसको आज रिकॉर्ड करेंगे एज अ सेल रेवेन्यू। ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है। अक्रू का बेसिकली मतलब ही यही है ना कि इसको अक्रू आज करना है, ठीक है। तो अक्रूवल रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन, अब इसी तरह से वाइस वर्सा अगर हम देखें सेल्स की, तो रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन द लायबिलिटीज आर इनकर्ड रिगार्डलेस व्हेन कैश इज पेड। अब कैश की जब आउटफ्लो की बात आ रही है तब भी अक्रूवल बेसिस यही कह रहा है कि आज अगर खर्चा हुआ है जिसकी पेमेंट 2 महीने बाद मुझे करनी है, तो वो पेमेंट, वो एक्सपेंस तो मैं आज रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा वो आज रिकॉर्ड करूंगा। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इस पेबल की कोई एंट्री नहीं होती कि अगर मैं आज कोई एक्सपेंस कर रहा हूँ, लेट सपोज आई हैव एक्वायर्ड सर्विसेज ऑफ लाइक क्लीनिंग सर्विसेज। मैंने कंपनी के लिए, मुझे क्लीनिंग स्टाफ चाहिए था और मैंने क्लीनिंग सर्विसेज एक एड हॉक बेसिस पे क्लीनिंग करवाई कंपनी की। तो उस कंपनी का जो खर्चा हुआ उसकी मैंने रिसोर्सेज को आज यूज़ किया, यानी कि एक्सपेंसेस को मैंने आज इनकर किया। वो पूरी कंपनी प्रीमिसेस साफ़ हुई और उस क्लीनिंग करने के बाद वो हमारे प्रीमिसेस से वो जो बाहर से वेंडर आके उसे साफ़ करके गया था वो हो गया। तो उसकी एक्सपेंसेस तो मेरा इस पीरियड का है, लेकिन इसकी पेमेंट मैं करूँगा 2 महीने बाद। ये जो बेसिकली रिकॉर्डिंग है अक्रूवल बेसिस की, ये मैं आज रिकॉर्ड करूँगा एक्सपेंस, क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट एंड XYZ वेंडर पे बिल क्रेडिट। अगर उसने 1 लाख की अमाउंट तय की थी, 1 लाख के अमाउंट से डेबिट करेंगे, 1 लाख के अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। फ्यूचर में जब 2 महीने बाद जब मैं पेमेंट करूँगा तो यही पे बिल अकाउंट में डेबिट कर दूँगा, और बैंक या कैश, बैंक से अगर चेक बनाता तो बैंक क्रेडिट कर दूंगा, और अगर कैश की फॉर्म में उसको प्रोवाइड करता हूँ तो कैश क्रेडिट कर दूंगा। ये इस तरह से क्या होगा, पे बिल अकाउंट में मेरा डेबिट क्रेडिट होके सेटल हो गया, एक्सपेंसेस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो गए, और कैश आउटफ्लो होके उस वेंडर को चला गया जो कि मेरे कैश की सिस्टम, मेरे कैश इन हैंड से आउट भी हो गया। तो मेरी बैलेंस शीट एज इट इज़ टाई अप हो गई जिस तरह से रिकॉर्ड करना था। ये काम मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं कर सकता जो डेफर पेमेंट का है उसमें, क्योंकि रिकॉर्ड ही उस वक्त होता है जिस वक्त कैश आउटफ्लो होता है या कैश इनफ्लो होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जो याद रखने हैं कि अकाउंटिंग की बेसिस क्या होती हैं। नॉर्मली जब अब कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उसमें जो अक्रूवल बेसिस होती हैं उसमें ये यूज़ करते हैं। जो मार्ट बेस्ड अकाउंटिंग होती है, अब आप मार्ट के हिसाब से बात करें, जो डिफरेंट सुपर मार्ट्स होते हैं, इधर पॉस सिस्टम लगा हुआ होता है और इधर डेली बेसिस पे इन्वेंट्री इन आउट हो रही होती है। तो वहाँ जो फार्मूला या मॉडल फॉलो होता है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर मार्ट के लिए तो फंड फ्लो ही होता है कि इन्वेंट्री जा रही है और सेल रिकॉर्ड हो रही है, उसी तरह से उसके पैसे आ रहे हैं तो कैश उसी एट द टाइम ऑफ सेल ही रिकॉर्ड हो रहे होते हैं सिस्टम में। तो वो तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने वाला बंदा है, अगर उसको इस स्मार्ट में नॉर्मली डेफर्ड पेमेंट नहीं होती, कैश पेमेंट ही हो रही होती है, या फिर अगर